कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अब तक सबसे बड़ी चुनौती अपने जनाधार को बचाने की थी, लेकिन अब शायद इससे भी गंभीर चुनौती बीजेपी के सामने आ गई है कि किस तरह हार के डर से लड़खड़ाते हुए नरेंद्र मोदी को संभाला जाए। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अभी 6 चरणों का चुनाव खत्म हुआ है। अब बस एक चरण यानी एक फेज का मतदान बाकी है। 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी शामिल है। लेकिन अपनी सीट पर मजबूती से उतरने से पहले ही मोदी के प्रचार में बिखराव नजर आ रहा है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए छठे चरण में भी बुरी खबर सामने आई है। अब तक 5 चरणों में ही बीजेपी की सीटें कम होती बताई जा रही थीं और कल की वोटिंग के बाद बीजेपी की हार तय कही जा रही है। प्रशांत किशोर जैसे कुछ लोग बीजेपी को अभी से जीता हुआ बता रहे हैं, लेकिन जमीन पर जाकर लोगों से चर्चा करने वाले अनेक लोग यही बता रहे हैं कि 6 चरणों में ही बीजेपी का भविष्य तय हो गया है और बीजेपी अब सत्ता में नहीं आने वाली है। मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। हालांकि हार या जीत की घोषणा 4 जून को मतगणना के बाद होगी, मगर इस समय मोदी का जैसा हाल हो गया है या सत्ता पाने की अदम्य लालसा में मोदी ने अपना हाल जैसा बना लिया है, उसके बाद उनके राजनीतिक विरोधी भी मोदी की सेहत की चिंता करने लगे हैं। दरअसल बिहार में एक रैली में शनिवार को मोदी ने बड़ा ही घटिया बयान दे दिया। मोदी ने इंडिया गठबंधन, जिसे वो इंडी गठबंधन कहते हैं, उसके लिए कह दिया कि इंडी गठबंधन वोट के लिए अपने वोट बैंक के सामने मुजरा भले ही कर सकता है, लेकिन वो उन्हें यानी SC ST को दिए गए आरक्षण लाभ को छीनने नहीं देंगे। जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो आजादी के बाद से देश ने कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव देखे हैं। विरोधियों को एक दूसरे पर जमकर प्रहार करते हुए देखा है। सियासी फायदे के लिए विचारधारा छोड़कर दल बदल करते हुए भी देखा है। लेकिन देश ने कभी किसी प्रधानमंत्री को चुनाव में इतना प्रचार करते हुए नहीं देखा और ना ही किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया जुबान बोलते हुए सुना है। दरअसल मोदी की बदजुबानी हार के डर से हो रही है। इसी डर के कारण अब वो खुद में दैवीय अंश बताने लगे हैं। बायोलॉजिकल नहीं है नरेंद्र मोदी, वो खुद को बताने लगे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता मजबूती के साथ मैदान में उतर रहे हैं, रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, एक साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं को मोदी अपने बयानों से बगलें झांकने को मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी नेता अब किसी भी तरह मोदी का बचाव नहीं कर पा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी नेताओं के सामने सवालों की झड़ी लगाकर उन्हें और घेर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या 7वें चरण से पहले मोदी के लिए अब दिल्ली दूर हो गई है, और यह भी समझेंगे कि क्या मोदी ने खुद ही मार ली है अपने पैर पर कुल्हाड़ी। लेकिन शुरू करने से पहले सुन लेते हैं, आइए जरा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान जो मोदी के मुजरे वाले बयान के बाद उन्होंने दिया है। सुनिए जरा। हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी खुद घबरा गए हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे। यहां भी आके जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजराए करना है मुजराए करना है, ऐसी बातें मैं ही नहीं समझता। एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कास्ट में झगड़ा लगाने की बात करते हैं, दलित आदिवासी का रक्षण का उन्होंने अब भी डाउट आया। अरे ये तो संविधान में है। आप संविधान में जो चीजें हैं
उन चीजों को आप एक एक करके निकाल रहे हो और उनको वो सहूलतें देने से इनकार कर रहे हो, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के बयान पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा का बिल्कुल सही सवाल उठाया है। मोदी ने इससे पहले भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना, कांग्रेस की विधवा जैसे जुमलों से भी बदजुबानी की मिसाल पेश की थी। लेकिन यह कल्पना नहीं की गई थी कि वे कभी भरे मंच से विपक्ष के लिए मुजरा करने जैसी बात भी कहेंगे। इस तरह मोदी ने विपक्ष का ही नहीं बल्कि महिलाओं का अपमान किया, उनकी इस मजबूरी का अपमान किया जिसके कारण उन्हें वेश्यावृत्ति के पेशे को अपनाना पड़ता है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत में मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर उन्हें घेरा था और दावा किया था कि मैं नारी शक्ति की रक्षा के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करूंगा। लेकिन चुनाव के आखिरी दौर तक आते आते वो उसी नारी शक्ति का अपमान करने लगे हैं। इससे पहले तीसरी बार भी सत्ता में वापसी का घमंड तो मोदी दिखा ही चुके हैं। लाल किले की प्राचीर से मोदी कह चुके हैं कि तीसरी बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। दरअसल ऐसी बातें कहकर मोदी लोकतंत्र का माहौल उड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन सत्ता के अहंकार में फंसे मोदी अब अपना ही माहौल उड़वा रहे हैं और इससे उनकी छवि तो खराब हो ही रही है। बीजेपी की किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि मोदी के ऐसे बयानों पर किस तरह बचाव करे, क्या कहकर इस बात को सही ठहराए कि विपक्ष के लिए मुजरा करने वाली बात बोलकर मोदी ने सही किया। तो बीजेपी के लिए मोदी के शब्द इस समय सांप छुछुंदर जैसी स्थिति बना रहे हैं। मोदी ने जब खुद की बायोलॉजिकल पैदाइश पर संदेह करते हुए कहा कि मुझ में दैवीय अंश है, तब भी मोदी का मजाक उड़ा और सवाल किए गए कि जब परमात्मा की शक्ति का अंश है तो क्यों लोगों को तकलीफ हो रही है, क्यों लोगों की तकलीफ आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उन्हें कोरोना में मरने के लिए मजबूर कर दिया, क्यों बेटियों और बहनों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। इन सवालों के जवाब न मोदी से मिले और न ही बाकी बीजेपी नेता इसका जवाब दे सके। कंगना रनौत जैसे कुछ नेता जरूर नरेंद्र मोदी में भगवान को देखते हैं, लेकिन इस देश की समझदार जनता ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेती है। दरअसल अब जनता भी अपने मुद्दों पर, अपनी तकलीफों पर मोदी के मुंह से कुछ सुनना चाहती है। मगर मोदी इन पूरे चुनावों में पहले मुस्लिम लीग, फिर मटन, फिर मछली, फिर मंदिर, मंगलसूत्र, भैंस और नल की टोटी के नाम पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को घेरते रहे और अब वो मुजरे की बात कर रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता मुद्दों को नहीं छोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार नौकरी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को देखिए तो उन्होंने एक नया अभियान शुरू कर दिया है जिसमें बीजेपी नेता बुरी तरह से फंस सकते हैं। छठवें चरण की वोटिंग से पहले 24 मई को अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके बताया कि समाजवादी पार्टी का नया अभियान क्या है। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लोगों को भाजपाइयों से कुछ सवाल पूछने के लिए कहा। अखिलेश यादव ने लिखा कि जहां दिखे भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई। इस अभियान के तहत जहां भी जब कोई भाजपाई या उनके संगी साथी आपके पास आए तो प्रेम से बिठाकर उनके कुछ बोलने से पहले ही उनसे पूछिएगा, भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है, भाजपा आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है, भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है, भाजपा किसान विरोधी कानून बार बार क्यों लाती है, भाजपा ने किसानों को कुचलने वालों को टिकट क्यों दिया, भाजपा महिलाओं पर शर्मनाक अत्याचार करने वाले अपने पार्टी के लोगों को क्यों बचाती है, भाजपा पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रही है, भाजपा मुनाफाखोरी को बढ़ावा देकर कारोबारियों से चुनावी चंदा वसूल कर महंगाई क्यों बढ़ा रही है, भाजपा ने कोरोना की जानलेवा वैक्सीन जनता को क्यों लगवाई। दरअसल अखिलेश यादव ने जिन सवालों को उठाया है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन जैसे सारे नेता भी ऐसे ही सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी ने तो बाकायदा बता दिया है कि बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संविधान की जो नींव है, इस संविधान की जो नींव है वो गुरु नानक जी ने रखी थी, उनकी सोच ने रखी थी। और सिर्फ गुरु नानक जी ने नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में अलग अलग महापुरुषों ने वही सोच देश के सामने रखी थी। चाहे वो बुद्धा हो, बुद्ध भगवान हो, नारायण गुरु जी हो, बसवना जी हो, इन सब की सोच इस किताब में है। और आज बीजेपी के लोग
सामने आके कह रहे हैं कि हम गुरु नानक जी की सोच पर आक्रमण करेंगे और उसको हम खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी ने यह भाषण अमृतसर में दिया है, जहां 7वें चरण में मतदान है। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी पूरे देश में यह मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे हैं कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में लौटी तो संविधान को ही खत्म कर देगी। अखिलेश यादव ने भी अपने सवालों में इसी डर को उजागर किया है। इंडिया गठबंधन की ऐसी रणनीति से ही मोदी घबराए हुए हैं और उस घबराहट में अब कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन को ओबीसी या एससी एसटी के आरक्षण को खत्म नहीं करने देंगे, जबकि इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने आरक्षण खत्म करने की बात ही नहीं कही है, बल्कि बढ़ाने की बात कही है। आरक्षण के कैपिंग को बढ़ाने की बात कही गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी नेता आरक्षण को लेकर विवादास्पद बयान देते रहे हैं। यानी बीजेपी ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया है और अब खुद को गिरने से बचाने के लिए इंडिया पर हमलावर हो रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार इंडिया गठबंधन पर नरेंद्र मोदी अपनी बातें कर रहे हैं। हालांकि 6 चरणों के चुनाव ने बता दिया कि बीजेपी के लिए हार का गड्ढा काफी गहरा हो चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बाकायदा आंकड़ों के साथ बताया है कि इस बार बीजेपी किस तरह हार रही है। जयराम रमेश नरेंद्र मोदी के लिए अभी से निवर्तमान प्रधानमंत्री कहने लगे हैं। यानी मोदी का कार्यकाल अब पूरा होने को है और वो आउटगोइंग पीएम हैं और उनके बाद अब दूसरा पीएम कुर्सी संभालने वाला है। छठे दौर के बाद अब 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में जयराम रमेश ने फिर से कहा है कि बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ होने वाली है। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में तो बीजेपी का पहले ही कोई जनाधार नहीं बचा था। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बीजेपी हार ही चुकी थी और इस बार प्रज्वल रेवन्ना के कारण बीजेपी की बची साख खत्म हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र इन तमाम राज्यों में इंडिया गठबंधन के दलों में हुए जबरदस्त तालमेल के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ है, ऐसा जयराम रमेश मानते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया जनबंधन पहले ही 272 सीटों के आंकड़ों को पार कर चुका है और कुल मिलाकर 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की 300 से अधिक सीटें आने का दावा किया था। कांग्रेस के न्याय पत्र की गारंटियां और राहुल गांधी के खटाखट नौकरी और महिलाओं के खाते में रकम जैसे बयान को अब इंडिया के बाकी नेता भी कहने लगे हैं। वहीं मोदी खटाखट वाले बयान पर प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो रहे हैं। इसी से इंडिया गठबंधन की मजबूती का पता चलता है। जयराम रमेश के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुफ्त अनाज के आवंटन को दोगुना करने की कांग्रेस की अंतिम गारंटी की घोषणा ने उत्तर और पूर्वी भारत में जबरदस्त माहौल बनाया है। तो इंडिया गठबंधन ने इस बार बड़ी सोची हुई रणनीति के साथ काम किया है। उसके सारे नेता मुद्दों पर डटे रहे और बीजेपी की बार बार ध्यान भटकाने वाली कोशिश को नाकामयाब करते रहे। मोदी चुनावों में मंदिर के मुद्दे से शुरू होकर मुजरे की बात तक आ गए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने संविधान और लोकतंत्र के साथ नौकरी, महंगाई, दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान और महिलाओं के मुद्दे को चुनाव के केंद्र में रखा है। बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तक घिरती रही। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं पर कानून का जोर दिखाने का असर भी उस पर उल्टा पड़ा। मोदी ने अडानी और अंबानी के टेम्पो के नाम पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की तो उसमें भी खुद ही फंस गए। यानी बीजेपी का हर दांव, मोदी का हर बयान हार की तरफ बीजेपी के कदमों को बढ़ाता गया और आसार ऐसे ही हैं कि 7वें चरण तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। 4 जून अब ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, और 4 जून को ही पता चलेगा कि मोदी के लिए इस बार दिल्ली कितनी दूर है। खैर, महान शायर फैज अहमद फैज ने ठीक ही फरमाया है कि कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैखाना, कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैखाना, कब सुबह सुखन होगी, कब शामे नजर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।